Assalamualaikum. Here is Dr. Abi Yasmin Khosar. I hope you guys will be fine. So our subject is waves and oscillation. Let's see what we have today. So आज हम देखेंगे क्या ये जो सर्कुलर मोशन होती है क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है या नहीं। तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे दी गई है। इसको एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक व्हील है, टर्निंग टेबल है और उस टर्निंग टेबल के ऊपर एक बॉल अटैच है, ठीक है। और उस ये जो अपरेटस है इसके उस पर लाइट शाइन की गई है। तो लाइट शाइन करने से नीचे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर ये जो बॉल है उसका शेडो आ रहा है। तो अब हमने इस व्हील को रोटेट करना है और शेडो की मूवमेंट देखनी है। तो क्या करेंगे कि जैसे ही इस व्हील को रोटेट करेंगे तो जैसे यहाँ पे एरो दिखाया गया है इसी डायरेक्शन में, जब हम इसको इस तरह से रोटेट कराएंगे तो ये जो बॉल है ये इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगी। तो नीचे जो स्क्रीन है उसमें इनिशियली जो शेडो है, जब टेबल को रोटेट नहीं करवाया गया तो तब बॉल का जो शेडो है वो यहाँ पे था। जैसे ही हमने रोटेट करवाया तो शेडो इस तरफ को मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये बॉल इस पॉइंट पर आके पहुंचेगी तो तब ये जो शेडो है वो इस पोजीशन पर होगा। उसके बाद जैसे फर्दर हम इसको रोटेट करवाएंगे तो बॉल यहाँ से मूव करके दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आएगी। तो ये बॉल जो है वापस पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इस सारे ऑपरेटर से ये शो हुआ कि जब एक व्हील टर्न करता है, कंप्लीट राउंड ट्रिप राउंड करता है, तो तब यहाँ पे जो शेडो है वो पहले आगे की तरफ जाता है और उसके बाद पीछे की तरफ आता है। तो ये क्या शो करता है कि जो सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूफ है। अगर हमने इसको मैथमेटिकली शो करना हो तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें ये डायग्राम इस्तेमाल करनी होगी। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हम रेडियस ले लेते हैं, इस सर्कल का रेडियस, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो O टू P है। और इस ये क्या है ए यहाँ पे शो कर रहे हैं, असल में ये क्या है इसका रेडियस है इस सर्कल का। अब ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। तो इनिशियली ये जो प्रोजेक्शन है O टू P ये एंगल बना रहा है एक्सेस के साथ थीटा। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो ये एंगल की वैल्यू, ये जो थीटा है या फाई, इसकी वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। फर्स्ट करें अगर ये प्रोजेक्शन यहाँ तक पहुँच गया तो तब ये जो एंगल है वो इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे दिखाया गया है कि वो कहते हैं इनिशियली दोबारा वही की वही चीज़ है कि इनिशियली टाइम ज़ीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पर है। तो इस ऑब्जेक्ट का अलोंग एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कितना है, एक्स है। और इसी तरह से वाई एक्सिस जो डिस्टेंस कवर किया है वो वाई इतना शो किया गया। यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होती है इस ये पहले हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये हमारे पास मोशन आए ये अलोंग एक्स एक्सिस थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये क्या थी, जस्ट एक्स एक्सिस मोशन थी। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होती है वो एक्स एक्सिस भी होती है, वो डिस्टेंस कवर करती है, और वाई एक्सिस भी डिस्टेंस कवर करती है। तो तभी हमें सर्कल मिलता है। अदरवाइज अगर सिर्फ एक एक्सिस हो तो हमें सर्कुलर मोशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे यही है कि जब बॉडी इस पॉइंट पे था उसने एक्स एक्सिस पे इतना एक्स डिस्टेंस कवर किया हुआ है और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस कवर किया हुआ है, और ये टाइम टी ज़ीरो है इस टाइम। फिर उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है या ये वाला जो पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है ये एक वेलोसिटी ओमेगा के साथ अगर मूव करना शुरू कर दे इस सर्कल में इस तरह से, तो तब इसका एंगल बढ़ेगा। और एंगल कितना बढ़ेगा, फर्स्ट कहें कि ये एंगल बढ़ता है ओमेगा टी के रिस्पेक्ट से। यहाँ पे टी क्या है, टाइम, कितने टाइम हो गया इसको मूव करते हो, और ओमेगा क्या है, किस वेलोसिटी के साथ, प्लस फाइव, ये फाइव वही है जो शुरू में था। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बॉडी मूव करेगा तो उसका जो एंगल है वो थीटा इस वैल्यू के साथ चेंज होगा। ये इनिशियल जब टाइम ज़ीरो है तब ये फाई है, ओमेगा टी तब है जब बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बॉडी आगे की तरफ मूव करती जाएगी, अब देखें फर्स्ट करें हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस मैक्सिमम हो जाएगा और एक्स एक्सिस क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में यही होता है कि जब बॉडी मूव करता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। ये दोनों
इक्वल नहीं रहेंगी। ओके, इसी तरह से यहाँ पे ये दिखा गया है कि अगर वेलोसिटी हमने, ये तो डिस्टेंस था कि डिस्टेंस किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर पॉइंट पर हमें एक्स एक्सिस की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी और वाई एक्सिस की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। और ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, एक्स एक्सिस के अलाउंग वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी और वाई एक्सिस के अलाउंग भी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वी एक्स होगी, और यहाँ पे आप ये अगर यहाँ से यहाँ तक की जो वेलोसिटी होगी वो वी वाई होगी। और ये है एक्सेलरेशन भी इसी तरह से, अगर बॉडी की मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस अलग होगी और वाई एक्सिस अलग होगी। ये था एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया, और ये डायग्राम की मदद से इसको मज़ीद देखा गया। और अब हम यही थीटा और फाई की वैल्यू और प्रोजेक्शन वैल्यू लेंगे और इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ओके, सो हमारा एग्जैक्टली यही वो इक्वेशन है, इसको दोबारा हम ले रहे हैं। जब ये हमारा प्रोजेक्शन ओ पी है और इस प्रोजेक्शन के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम देख लेंगे एक्स एक्सिस के लिए सारी वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी देखेंगे और एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि इस एक्सिस पर जो चीज़ हो रही है। उसके बाद यही चीज़ें डिस्प्लेसमेंट, acceleration and velocity along y-axis. ओके, फर्स्ट इज अ प्रोजेक्शन OP along x-axis। तो हमारे पास ये क्या आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये शो करता है तो इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो x में हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू आर कॉज ओमेगा टी प्लस 5। ये आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, हमने x की वैल्यू हर दफ़ा देखी थी, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे एक्स एम नहीं लगाया बल्कि आर लगाया, क्योंकि ये जो सर्कल है ये यूनिफॉर्म शेप का सर्कल है। तो जब ये यूनिफॉर्म शेप का सर्कल होगा तो इसका हर जगह पे जो रेडियस है वो सेम रहेगा, तो इस वजह से हमने मैक्सिमम वो पॉइंट्स है ना रेडियस इसका, तो ये सेम रहेगा। तो हर जगह पे हमने अब एक्स एम की जगह पे आर लगाएंगे कि रेडियस का सर्कल, सर्कल का रेडियस। तो एक्स टी इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो इस वजह से ये क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस 5। अब अगर हमने इसी की वेलोसिटी मालूम करनी हो अलोंग एक्स एक्सिस तो क्या होगा, इसकी का ही वेलोसिटी क्या होती है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी का ही हमने क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। नेक्स्ट, अब एक्सेलरेशन लेनी है अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, इट विल बी जस्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ velocity। So it is time derivative of velocity that just इस वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव दिया गया है, तो ये डेरिवेटिव आएगा ये। अगर आपको डेरिवेटिव बेसिकली तो ये सिंपल से डेरिवेटिव है, आप लोगों ने अपने एफएससी में किए होंगे, अगर नहीं आते फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ये हो गई एक्स एक्सिस के लिए, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अलोंग एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस को कवर करते हुए कितनी वेलोसिटी हुई और कितना एक्सेलरेशन है वो सारा फाइंड आउट किया। अब हम देखेंगे वाई एक्सिस में क्या चेंज आता है जब बॉडी मूव करता है अलोंग द सर्कल। अब अगर प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में देखा जाए अलोंग वाई एक्सिस, तो तब क्या होगा, हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या होता है कॉस थीटा, और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ रहेगी, ये अलोंग वाई एक्सिस वी हैव आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। आर यहाँ पे दोबारा क्यों लिया है, क्योंकि आइदर आप एक्स एक्सिस में जाओ या वाई एक्सिस में जाओ, रेडियस आप लोगों का सेम ही रहना है, तो इस वजह से आर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट, वेलोसिटी अगर लेंगे तो जस्ट इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी ही वेलोसिटी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन मिलता है। सो ये हो गया। अब हमने क्या मालूम कर लिया कि हमने जस्ट बाय पार्ट्स मालूम किया, पहले अलोंग एक्स एक्सिस ये सारी चीज़ें मालूम किया और अब अलोंग वाई एक्सिस चीज़ें मालूम किया। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन में
एक्स एक्सेस भी वेरी हो रहा होता है और वाई एक्सेस भी वेरी होता है, यानी कि दोनों चीज़ें एट अ टाइम ऑक्यूपाई हो रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन में सुपरपोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फेस। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इनके ऊपर हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है एक्सिस, और इन्हीं की सुपरपोजिशन से सर्कुलर मोशन मिलती है। तो इसी वजह से हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, अब हमने सर्कुलर मोशन में देखना है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट को हम एडअप कर लेंगे। उसके बाद वेलोसिटी को देखना है तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी उनको एडअप कर देंगे और एक्सेलरेशन के लिए उसको एडअप करेंगे। जस्ट ये सिंपल सा है। तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का स्क्वायर वाई एक्सिस का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई थी ये, और जो वाई की वैल्यू आई थी, इन दोनों का स्क्वायर लेके एड अप कर दिया तो ये इक्वेशन मिलती है। और ये जो मोस्ट फेमस मैथ की इक्वेशन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये जो टर्म्स हैं ये 1 के इक्वल हो जाएंगी, तो ये हमें ये रेडियस मिलेगा। ये जो बिहेवियर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है सर्कल की इक्वेशन, ये मैथमेटिकल है। तो इसका मतलब है यहाँ इस तरीके से बॉडी सर्कल में मूव करती है। अब नेक्स्ट हमने अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो जस्ट एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और वाई एक्सिस की वेलोसिटी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को क्या करेंगे ऐड अप करेंगे और इनका स्केयर लेके, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो इसे यहाँ पे अगेन कॉस स्केयर और साइन स्केयर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जस्ट बचेगा आर स्केयर एंड ओमेगा स्केयर, और ये आर ओमेगा स्क्वायर ये सिंपल वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 along the x axis and इक्वेशन नंबर 6 फॉर y axis, जस्ट इनको एड अप किया तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन मिली। So all this shows that the circular motion is the combination of two identical simple harmonic acting perpendicular to each other। तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पर जो मोशन है जो परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, और यहाँ पे बॉडी क्या है जब आगे पीछे मूव करता है तो एक एक्सिस पहले ये एक्सिस यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ता है, उसके बाद फिर नीचे कम होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी यहाँ पे होगा तो वाई एक्सिस मैक्सिमम होगा और एक्स एक्सिस क्या होगा जीरो हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा तो वाई एक्सिस मिनिमम होना शुरू हो जाएगा, एक्स एक्सिस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और यहाँ पे सर्कल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और यूँ हमें सर्कुलर मोशन मिलती है बाय टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी सा है, जस्ट आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथमेटिकल फॉर्म कुछ भी नहीं है, जस्ट कंसेप्ट आप लोगों का होना चाहिए कि ये किस तरह से आया है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट में कोई भी डिफिकल्टी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, on this slide we have damped harmonic oscillator. So what is this damped harmonic oscillator? An oscillator whose amplitude decreases gradually with the time. Okay, so damped harmonic oscillator is the oscillator whose amplitude decreases gradually with the time. Why does its amplitude decreases with the time? Okay, we can explain this with this figure. In this figure we have a simple harmonic system, the spring mass system, because it's behave like a simple harmonic oscillator. Okay, this system is dipped in a beaker, and this beaker has a liquid in it. Maybe you will be able to see this liquid, this bluish stuff in that. So this bluish stuff is a liquid in that, and this liquid behave as a resistive medium. Okay, so the mass of the spring mass system is attached, is dipped in this liquid, and when this spring mass system moves up and down, so this resistive medium, this liquid medium resists its motion, which is in up and down. When this mass move upward direction, then this liquid will exert a force on this mass in a downward direction. So because of that, its movement within this liquid is not easy. If it is, if we have no
this liquid over here, then it moves like a free body. But now it is moving within a liquid medium, so this liquid medium is exerting a negative force on that. Negative force means it's not very good for the movement of harmonic oscillator. So when first we apply a force and start to vibrate it up and down, initially its amplitude will be high, but as the time passes, this resistor medium exert a force on it, then gradually its amplitude decreases, and finally it stops. So why does its amplitude stop? Because of this resistor medium that it has around it. Okay, I think it's clear to you, but it's not a rocket science. It's just easy stuff. If you're still not able to understand, you can ask me. What it says, the force of resistance is directly proportional to the velocity of oscillator and opposes its motion. So this resistor force is the force of this medium that is exerting on the motion of this simple harmonic oscillator, and this resistor force is proportional to the velocity of accelerator. Why it's proportional to the velocity of accelerator? So as much as speedily it will move, it will also suffer much more resistance from the medium. And when I will remove this proportionality, we will get this equal sign and some constant. This is gamma constant over here. Why we have this negative sign? Because this resistor, when the body is moving upward, so this is applied force in an upward direction, but this liquid will exert a negative force, a downward force on this object. Therefore, this is opposite to the applied force, the restoring force of this object. So therefore, we have this negative sign. Okay. In our previous slide, we studied our simple harmonic oscillator, and we were not uh, facing this resistor medium before. Therefore, our object was only moving under the influence of restoring force, or the Hooke's law. Okay, now this body is moving up and down under the Hooke's law force, or the restoring force, but there we have also a resistor medium. Therefore, the two forces are acting on this object. One is restoring force and the other is resistor force. Okay, so this medium is moving under the two force. Again, I am telling, one is restoring force, that always happens. Because of this restoring force, it shows simple harmonic motion, and the second is resistive medium force because of this medium. So therefore, now the total forces on this spring mass system will be this Fe. This is, you can say that it's Hooke's law force, or the restoring force, plus Fr. This is a resistive force. And we know that this restoring force is equal to minus Kx. And now if I place this with this one, so we will get this minus gamma x derivative, and this is velocity. And by the Newton's second law, we know that F is equal to ma. So we will replace this F with the m acceleration, and the x double dot shows it is for the acceleration. Okay, what they did in this step, they just brought m to the other side. Sorry, here should be m. There is a mistake. It should not be x. This is m. So the m will come up to here. Then they brought this x dot acceleration to the other side as well. So we will get equation like this. Okay, just keep it in mind. This is not x. This is m. Okay. On this page, we have a lot of mathematical equations, but this is not difficult at all. These all are basic mathematical equations. Don't scare to them. And
although we have to do a lot of mathematical calculation to get out this um, damping effect on the acceleration, and this is so simple. Don't scare to this. Okay, so after doing that, on this equation, we are going to replace this constant stuff with a simple one-digit one. So we are going to displace x over m with the omega naught square. This is the angular frequency we have already done on our previous lecture. So gamma or m, they are going to replace with the 2 beta. So this will equation become like this one. So this is the important equation in that. Okay, if you look to this equation, this has the double derivative of displacement, and then it has single derivative of displacement, and here is simple displacement. If you think, how does this equation look like? This equation is actually uh, simple linear harmonic equation. It is differential harmonic equation. Okay, maybe you remember in differential harmonic equation, you have x y double derivative, and then you have a single derivative of y, and then you have simple y. So this equation is also like that. This is double derivative harmonic linear equation. So, and you have already done in your math of second year and also in your calculus that how to solve this homogeneous differential equation. To solve that homogeneous differential equation, we have to consider one condition, and for this condition is for this, because we want to calculate this double derivative equation, we want to get only x value. It means we want to calculate displacement. So for that, to solve this equation, we will take the displacement as a exponential mu t. And why we are taking the exponential one? And we have know that in this simple harmonic system, the behavior of the object is that its amplitude decreases gradually, and it's exponential behavior. Therefore, we take the displacement in an exponential way. Okay, so we have this here again. This is the displacement, and in this equation we have one single derivative and the double derivative. Therefore, we will take the derivative of this equation and then again another derivative of that one. So this is for the for the displacement. This is for the velocity, and that one is for the acceleration. And we can put all these values into this one. Okay, we have placed all these values into equation number 1. So what do we have in this equation? Okay, we have this exponential term common in all that. We just took it out and we will get like that. And we know that in exponential one, this is gradually decreasing, but this term, this is equal to 0, so this term cannot be 0. So it means that the term which is in the parenthesis, it will turn into the 0 one. And this is the 0 thing, and this, if you again look to that one, this is it's a quadratic equation, and we have to solve this quadratic equation like that. Maybe you remember a square plus b square c square, like that. It was equation like that, and it is a quadratic equation. And this quadratic equation, you can solve it. It's the most famous formula: minus b plus minus b square minus 2ac divided by 2a. So you have to solve this is quadratic, just simple quadratic equation. They are going to simplify over here. After simplifying, you will see you will have two values of this mu one. This is positive and negative. So one value it will be positive and the other value will be negative. Okay, and when you have these two values of mu, one positive and the other is negative, then this equation, this equation a this equation a
has a mu on that one. So therefore, this now we will not have only single one value of mu, because we have got over here we have two values. One is positive and the other is negative. Therefore, we have to change this in the term of one positive and the other in a negative. Therefore, this equation will have two solutions, one positive one and the other one will be for the negative one. Okay, this is mu1 and mu2. Okay, on the what we have on the next slide. Okay, again a lot of equations, but don't scare, these are all simple math. So from the previous equation, we can get a complete solution of equation number 1. So the complete solution of equation number 1 will be x1 plus x2. We just put the value of x1 and x2 over here, and after putting the value of mu1 and mu2, we will get equation like that. Okay, what does this equation shows? That in this equation we have this beta and omega naught term. Beta is for damping and this omega is for simple harmonic. Okay, and this equation shows that this beta minus omega, it means beta is damping is greater than simple harmonic oscillation, and the same thing is over here. But if for oscillatory motion, the damping should be less than restoring. Why damping should be less than restoring? Because if the damping is too much, okay, if the damping is too much, then the body will never move. Is it clear to you? If you want to if you want your body should move, then always keep the damping slow. Therefore, if the body is moving, then damping should be less. It means resistive medium should exert little resistance to the object, so your object should move. Therefore, we will take this restoring greater than damping one. If this damping is less, then the body will, of course, oscillate. It will oscillate, but its oscillation will reduces with the time. But it should not be this much that the body even shouldn't move a single step. Okay, if this is the condition, if you want your body to keep continue moving, then you should make this omega term greater than beta. So you can do this by this step. Just we take the we will bring omega over here and the beta to the other side. So they take the negative sign like that. So we can do it simply over here. What they did in the next step, so in the next step they have a negative over here and the negative also over here. So what will happen, this negative is in a, when it will come up from the under root, so it's a negative square, and this negative is square is equal to iota. So we will get iota term over here. Okay, so we have omega square minus beta square. Instead of writing down like this, we can write down as a simple mu. And we have already decided on the upper step that we are going to increase the restoring force as compared to damping force. So this is already decided, so therefore we can write omega over here. So they did the same stuff on that step. Okay, what we have next, they just simplify this equation over here. After simplifying, they took the common term outside of this parenthesis. So this is equation for x. Okay, in a first equation number one, it was double derivative of x and then single derivative of displacement and then simple x. So we have almost solved that homogeneous second derivative linear equation, and this now we have only the displacement, and but still we needed to solve that. Okay, we have got from this equation iota thing, and the iota thing is always tell us about the some imaginary thing. This means we have some the real part and some
and the other one is imaginary part. But we know that this displacement, this is, we have the displacement in our object. So displacement is a real stuff. So we if this is real stuff on the left side, and but we have imaginary stuff on the right hand side. So we should must also have the real stuff to the this one. So we can do the real can bring the real stuff on this right hand side. This is only possible if this constant a and b are complex conjugate. In complex conjugate, we have one real part and the other should be imaginary part. So we will separate the real part and we will neglect the imaginary part, and then by neglecting this, we will be able to get real stuff on the both side of the equation. Therefore, we will expose that this A and B are complex conjugate. So what they are doing for the A, they are saying that A plus IB and B is equal to A minus IB. So over here we have this A stuff and this is real part and this is imaginary. Similarly for the B, we have this real part and this is imaginary. So we can put all these values into this equation. Then you will get like that. I know this has a lot of math, but every step has a reason why we are doing this thing, and these reasons should be clear to you guys. And this is not difficult math; it is just simple. These are really very simple steps, so don't scare to it. So what they did next over here, they just put all the stuff and then they separated everything. They separated A stuff and this B stuff. And now we have all the real part over here and the imaginary part to the other side. Then they further simplify it over here. After simplifying, in this step, they just multiplied and divide this equation on both sides, this part and this part. Why they are multiplying and dividing? But this multiply and division has nothing effect on the equation, but we can solve this equation very easily. Therefore, we use this one. They just did it like that. Okay, what is next? This is omega iota square, and iota square is equal to -1. Therefore, they got this equation as a minus. And if you carefully look to this equation, and this equation, if you remember in your second year, you have read that this is exponential term of sine and cos. Okay, so this is the cos omega t, and this will be sine omega t. Okay, because with the iota we have omega t, therefore if we will get cos omega t, and here this is exponential of omega t1, so we will get sine omega t. So at that places we can replace them with cos omega t and sine omega t. So we have done this over here. Okay, after looking through that one, and we can say that these are, if you know a little bit about your previous slides, and here we have displacement, and displacement was talking about uh, amplitude, and that, so these 2a and 2b, they are showing us about the amplitude stuff along the x-axis and along the y-axis one. So therefore we are going to replace these over here, and by when we simplify further this equation, then we will get x is equal to x naught exponential minus beta t cos omega t. Okay, from this term we will get that one. So this is exactly the behavior of simple harmonic oscillator. In simple harmonic oscillator, we get the displacement x is equal to xm cos omega t. Okay, if I take my pencil, we have x is equal to x m cos
very difficult to write, but no worry. Okay, this equation x is equal to xm cos omega t plus phi. This equation was for simple harmonic oscillator when any we were not dealing with any resistive medium. Then we were getting this equation. Now, what is the difference between this equation and this equation? The difference is at that place. Here we have xm and here we have x naught exponential minus beta t. It means this damping medium is affecting on the amplitude of the oscillating object. And how is it affecting? This is affecting with the exponential negative. It means the amplitude is decrease exponentially with respect to time. Okay, I think it is clear to you guys now that this damping medium affects the oscillation of the object with respect to amplitude. If you are not clear to any point, you can come at me. I'm ready to tell you every step. Okay, now we have parameters of damped harmonic oscillator. What is the first parameter? It is amplitude. So what's the amplitude? We have already discussed in a previous slide. This is the displacement of simple harmonic oscillator in a damping medium. So the displacement will become like this. So in this part, we have amplitude stuff over here. So this is amplitude. Is it? I have already written over here. Amplitude is equal to x naught exponential minus beta t. Okay. So what does this amplitude tell? This amplitude tells that when we have initial x naught and then this decreases exponentially with respect to time, and this negative stuff is telling it decreases. Okay, and this is -1, and as much as this is beta, and this beta stuff is for damping. When this beta value will be high and this is negative, when this beta value will be high, then amplitude will be less. So therefore, when our object has high amplitude, if we see to this graph, initially it started to move and then it has high amplitude, but with the time the medium exerts a negative force on the harmonic oscillator, then its oscillating motion reduces with the time. Its initially amplitude was high, but with the time its amplitude started to decrease. Finally, this object will stop to oscillate. Okay, next is frequency. So what's the frequency? It's the number of oscillations complete in 1 second by damped harmonic oscillator. So this frequency is the same example of harmonic oscillator. Just here the frequency, we have to see the effects of damping on the frequency. So frequency is simply omega over 2 pi, and we know that this frequency is for simple harmonic oscillator when it's not facing any damp. So we will not write like that. We have to replace this omega with respect to damping effect. So therefore, we have this omega naught square minus beta square. This is damping effect. So what is this damping effect is telling? This damping effect is telling this is frequency, angular frequency of the object, of simple harmonic object, and this is damping one. So damping is reducing its value because it's in a -1. So the frequency reduces in the presence of damping. So therefore, we should say that the frequency of damped oscillator is somewhat smaller than the undamped. Let's suppose our object was moving like that without the presence of damping effect. So it was moving very, very quickly. But as the damp medium, as we exert, then it started to move very slowly.
So it means its frequency just reduces. Therefore, this damping also has effect on the frequency of the medium. So all these effects are actually negative effect. Next is energy of damped harmonic oscillator. Okay, this is again displacement of uh, damped harmonic oscillator, and we needed to find out the energy. So we will, in harmonic oscillator we have both kinetic energy and potential energy. Okay, so the potential energy, it will be half kx square, and the kinetic energy will be half mv square. So this is now your assignment. You will find out potential energy and kinetic energy for damped harmonic oscillator. These two equations are for simple harmonic oscillator, but you have to find out the values for damped harmonic oscillator. I can tell you what you have to do. Okay, here we have the x, and in potential energy you have the x. Just you have to replace this x with this value. You here if you have the x square, therefore you just take the square and you have to put over there. You can easily solve that. This is not a complex stuff. Therefore, I'm going to give you this, is because this is so simple. I'm already telling you, but you have to do it by by yourself. Then it will be you will be able to understand. Okay, next we have velocity over here. So we can easily find the velocity from this equation, because velocity is just single derivative of displacement with respect to time. So it means you have to take the derivative of this equation. After taking the derivative, this derivative will be velocity. You will just put that velocity equation over here, then you will get kinetic energy. So now it's your turn. You have to provide me this, and it's not difficult stuff. So this was our lesson today. I hope you guys enjoyed. If not, so it's not a problem. You can ask any question. If you needed to ask, I can solve your problem. No worries, no worries. I am so take care. See you next time. Allah Hafiz.